अगर आपको बचपन की बातें याद हैं, एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कि मिस्टर बी, एक खत लिखा कि मिस्टर बी, आपके पास एक गाड़ी है, ये मुझे 5 लाख रुपए में सेल करना है। और ये खत मेरे बच्चे आज 16 अप्रैल को ये खत लिखा, और ये मिस्टर बी को मिला मेरे बच्चे 23 अप्रैल को। और मिस्टर बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर मेरे बच्चे पोस्ट कर दिया 27 अप्रैल को। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए को मिला है 3 मई को। तो बेटा, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। मुझे ये बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? इसका रूल बताओ। जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए ऑफर की कम्युनिकेशन। इन्नियां गल्लां तो नहीं है जिन्हें तुम कीतियां। एक ही बात थी कि जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए, तो आगे क्या बताते रहे? तो हाँ, चलें। ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाती है जब ऑफर के नॉलेज में आ जाए। और यहाँ पे जाहिर बात है कि कुछ और तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो अगर 23 को लेटर मिल गया तो पक्की बात उसके नॉलेज में आ गया। अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? शाबाश। ऑफर के लिए साइज को जब लेटर लिखकर इस तरह पोस्ट कर दिया गया और वापस ना आ जाए ना भाई, ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल गया, वापस ना आ जाए, इस तरह लेटर लिखकर इस तरह पोस्ट कर दिया कि वापस ना आ जाए हैं। हाँ, इस तरह हो सकता है कि वापस हासिल ना कर सके, इस तरह हो सकता है वापस ना आ जाए, ऐसे थोड़ी होगा। तो 27 को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है, किसके लिए? ऑफरर के लिए। और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट हुई है? ऑफरी जब ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, क्या हम उसको एक्सेप्टेड बोल सकते हैं? ऑफरी जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टेड बोल दो उसको, ऐसे ही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ऑफरर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता हो तो कब तक वापस ले सकता है? 27 से लेटर पोस्ट होने से पहले पहले। और अगर एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता हो तो ले सकता है। हाँ, लेटर के मामले में अभी है ना उसके पास टाइम। और ये कब तक है भला? जब तक इसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है? जब इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर के नॉलेज में आ जाता है। उससे पहले वैसे भी कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि कदीर ने मुझे कहा कि सर ये मोबाइल मुझे 10,000 का बेचेंगे। मैंने कहा कि खरीद लो, लेकिन उस वक्त इनको सुना ही नहीं। अभी मेरी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे लिए कब कंप्लीट होगी? जब इसके नॉलेज में आ जाएगी। ऐसे ना, उससे पहले पहले मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता हूँ। तो मैंने कह दिया खरीद लें, लेकिन इसको सुना ही नहीं। इसे कहा कि सर क्या क्या आपने तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मैंने खरीदना था या बेचना था? तो जो भी था, बेशर्मा है। नहीं, इसने खरीदने की बात की थी, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं बेचना। तो मेरे से सादा सा असूल है कि एक्सेप्टर, सॉरी, हाँ, एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में ना आ जाए। सादा असूल है, वैसे दोबारा देखिएगा। ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसके लिए कंप्लीट ना हो जाए। और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और उसके लिए कंप्लीट ना हो जाए। बंदे बनो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो, वो अपनी ऑफर वापस ले सकता है। एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। ऐसे ही ना मेरे से। चले, खैर कोई मसला नहीं अभी, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़नी है आज के दिन, तकरीबन ये चीजें फाइनल हो जाएंगी। नहीं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। मिस्टर ए ने ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो 18 अप्रैल को। ये रेवोकेशन का लेटर है मेरे बच्चे 18 अप्रैल को। और ये रेवोकेशन का लेटर मिस्टर बी को मिला, अज्यूम कर लो 28 अप्रैल को। मुझे ये बताओ, रेवोकेशन वैलिड है कि क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑलरेडी ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो अपनी ऑफर वापस लेना चाहता था तो कब तक वापस ले सकता था? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हो। तो कल हमारा यहां से टॉपिक शुरू हुआ था, क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? हमने कहा कि बिल्कुल रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए
ऑफरर अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के अगेंस्ट लेटर के मामले में कब कंप्लीट हो जाती है, जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए उसी वक्त, चाहे उसको मिले या ना मिले। बोला था मामला चाहे ये कभी रास्ते में गुम हो गया हो, कभी मिला ही ना हो, उस तक पहुंचा ही ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए उस वक्त कंप्लीट हो जाती है जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए। ऐसे था मेरे बच्चे। ले बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमने मैनर डिस्कस करने शुरू किए थे और इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। और मैनर्स के अंदर मेरा ख्याल है कि कोई 7 से 8, ये सारी बातें पिछली याद है ना आप लोगों को। ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक तो लेटर ऑफ रेवोकेशन दे दो, यानी कि नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। और ये नोटिस ऑफ रेवोकेशन कब तक पहुंच जाना चाहिए, ऑफरी तक, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि बात का तो ऑफर करते वक्त हम बीच में टाइम रख देते हैं, जैसे ही टाइम गुजरेगा ऑफर क्या कर जाएगी, लैप्स कर जाएगी या रिवोक हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे अगर टाइम ना रखा हो ऑफर में तो फिर क्या होगा, रीजनेबल टाइम के बाद। और रीजनेबल टाइम कितना टाइम होता है भला, ये सिचुएशन के लिहाज से काजी साहब कोर्ट डिसाइड करेगा, हमने डिसाइड नहीं करना। हमने पेपर के अंदर यही बताना कि अगर वो ये पूछे, अच्छा बताएं कि जहां पे टाइम ना बताया गया हो ऑफर को रिवोक करने का, कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है या कितने दिनों के लिए ऑफर की गई है, तो वहां पे कितने दिनों के बाद ऑफर रिवोक हो जाती है, तो रीजनेबल टाइम के बाद। तो वहां पे दिन यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। हमने कहा था कि जो ऑफर है, ऑफर करते वक्त जितनी मर्जी बीच में कंडीशन रख ले, कानून ने उसको इजाजत दी थी। लेकिन फिर कानून आगे इस बंदे को भी पाबंद बनाता है ऑफरी को, कि जब ये एक्सेप्टेंस दे रहा हो मनोवन बिल्कुल हूबहू वैसी ही एक्सेप्टेंस देनी है जिस तरह ऑफर हुई हो, ना उसमें जरा कमी कर सकता है ना ही उसमें कोई इजाफा कर सकता है। अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस देते वक्त उसमें कोई भी चेंज किया तो हमने डिस्कस किया था उसकी ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। हाँ, फिर इसकी ऑफर यानी कि ये जो इसने बोला होगा आगे से वो क्या बन जाएगा इसकी तरफ से, काउंटर ऑफर। तो उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था डेथ आर इंसेनिटी, ये भी जरा थोड़ा सा समझने वाला था। हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफरर ऑफर करे और उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो पागल हो जाए या मर जाए, और उसके मरने या पागल होने की खबर जो ऑफरी है एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसके नॉलेज में आ जाए, तो मेरे बच्चे ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। क्योंकि देखो अगर खुदा ना खासा कोई बंदा मर गया है, वैसे ही चाहे वो मस्जिद में ऐलान हुआ हो, चाहे वैसे कोई भी तरीका का जिस तरह होता है अखबार में छप गया व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से उसके नॉलेज में आ गया ऑफर के, वो बंदा नहीं रहा दुनिया के ऊपर, या वो पागल हो गया किसी भी तरीके से, तो मेरे अच्छे उसकी ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी। ये नहीं कि वो खुद ही बताएगा कि मैं मर गया। तो वैसे अल्लाह माफ करे, उतना मौका नहीं ना मिलता। तो डेथ और इंसेनिटी फिर हमने डिस्कस किया था कि लेकिन अगर मर गया है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, लेकिन इसके मरने की खबर ऑफरी को मिली ही नहीं, उस तक पहुंची नहीं, और उसने एक्सेप्टेंस दे दिया बेखबरी के अंदर, तो फिर मेरे बच्चे उस एक्सेप्टेंस का क्या करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? हमने कहा कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और एक और चीज दिमाग में रखना, अगर वो बंदा पागल हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मरे हुए बंदे के हो। जो बंदा जिंदा हो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो खाली रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना बोलो। ये पागल बंदे की बेचारे को तुम लोगों ने तकरीबन उसको मारी थी, याद रखोगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा किसके होते हैं, मरे हुए बंदे। जो जिंदा बंदा उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और किसी को आपने तारुफ करवाते वक्त कभी नहीं बोलना ये मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो काम खराब हो जाएगा। तो फिर सही हो गया, इट्स ओके। वैसे पहले भी तो पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था ना, जब वो पागल था तो समझ लो कॉन्ट्रैक्ट तो पागल के साथ है ना, क्योंकि वो पागल होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था। जब वो बाद में पागल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो उसी के साथ है, परफॉर्म कौन कर रहे हैं, घर वाले। अगर वो सही होगा तो इट्स ओके, फिर वो परफॉर्म कर देंगे। नहीं, छुटकारा तो यहाँ पे कानूनी तौर पे तो कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे इसको, बड़ी अहम बातें होंगी आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक बंदा 9:21 पे पागल है, 9:22 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस वक्त वो सही था, 9:23 पे फिर पागल हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनेगा, ये बिल्कुल वैलिड है, इट्स ओके। हमने कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त देखना होता है कि वो सही है या नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त सही है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेरे बच्चे। याद रखो, होते हैं इस तरह के मेरे बच्चे, बात कोई बंदा कोई कोई मेडिसिन यूज करता है या कुछ इस तरह, तो समटाइम इस तरह की दिमागी हालत हो सकती है। चलने, खैर वापस आओ वापस आओ, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाए। कानून कानून होता है, यहाँ पे अकल इस्तेमाल नहीं करना। नहीं मेरे बच्चे, उसके बाद हमने डिस्कस किया था नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। रिजेक्शन तो साफ नजर आ रहा था कि उस बंदे ने वैसे ही ऑफर के ऊपर इनकार कर दिया है,
जब ऑफर के ऊपर इनकार हो जाए, एक दफा इनकार काफी है, वो ऑफर खत्म। और फिर हमने बार बार डिस्कस किया था कि ऑफर एक दफा खत्म हो जाए, वो खत्म ही होगी मेरे बच्चे, वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। यानी कि ऑफर खत्म हुई के ऊपर कभी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर वो जब दोबारा बंदा कोई बात कर रहा हो तो वो उसकी तरफ से काउंटर ऑफर हो सकती है या कुछ और मामला हो सकता है, फिर अगली पार्टी की मर्जी वो क्या कह रहा है। खैर, एक थी नॉन एक्सेप्टेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे बच्चे। नॉन एक्सेप्टेंस में वो कहता था ये भी ऑफर रिवोक कर जाती है, लेकिन कैसे रिवोक होती थी बोला? आपने किसी को ऑफर की, उसकी तरफ से हाँ ना में कोई जवाब ही नहीं आया। अगर हाँ ना में जवाब ना आ रहा हो, वो वहां पे चाहे हमने डिस्कस किया था भंगड़े डाल रहे हैं कि ऑफर आ गई है, हमने एक्सेप्ट कर ली है, वहां पे जो मर्जी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऑफरी को एक्सेप्टेंस नहीं दी, सॉरी, ऑफरर को एक्सेप्टेंस ऑफरी ने नहीं दी, वहां पे जो मर्जी खुशियां मना रहा हो, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। याद रखोगे? यानी कि आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है, वो चाहे बाय कंडक्ट करें, चाहे वो बाय वर्ड्स करें, वो आपकी मर्जी है, लिखकर बोलकर या बाय कंडक्ट कर दें, आपकी मर्जी है। याद रखोगे इस बात को? लो बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था, वो कल सवाल भी जब हम सवाल करेंगे, खैर जितने भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो सारे दोबारा क्लियर हो जाएंगे जब पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कल उसकी नौबत आ जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे काउंटर ऑफर की बात हुई थी। याद करें, हमने डिस्कस किया था, ये तो काउंटर ऑफर किन सिचुएशंस के अंदर होती है बोला? बार्गेनिंग की सिचुएशन, यानी कि जहां पे भी हम कोई लेन देन के मामले में बहस कर रहे हो, तो वहां पे मेरे बच्चे काउंटर ऑफर आती है। और काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है? ऑफरी। ये छोटी सी बात मेरे बच्चे, इसको याद रखना। काउंटर ऑफर हमेशा कौन करेगा? ऑफरी। और जब काउंटर ऑफर हो गई ऑफरी की तरफ से, तो पहले ऑफर क्या हो जाती है? ले बेटा, ये दोबारा बताने की जरूरत है, ये कल सारा कुछ। कोई ऐसा बच्चा जो कल एब्सेंट हो, हाथ खड़ा करे। जो कल एब्सेंट था, हाथ खड़ा करो। यानी कि एब्सेंट भी था और हाथ भी टूट गए। अच्छा, कोई मत, ठीक है। और जिसने नहीं ना हाथ खड़े किए, बदुआ दूं, वो पेपर देगा और वो पेपर में पास भी होगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं ना आएगा, रिजल्ट के वक्त तक उसको पक्का यकीन यही होगा कि वो फेल होगा और वो तड़पेगा। पास हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत भयानक मेरे बच्चे, ये तड़प होती है। जिन बच्चों ने भी पेपर दे रखे हैं वो हर रोज जी रहे हैं, बल्कि हर रोज जाग रहे हैं, रातों को दिनों को वो जाग रहे हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट है एन ऑफर। ये हमने बात की थी, ये उससे बाहर निकला है, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, ये समझाने के लिए बात की थी उसने। मैंने कहा था ना कि पेपर के अंदर हो सकता है वो आपसे पूछ ले, ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, वैसे तो ये बनता है। लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा है कि बाकी दोनों चीजें तो ऐड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया और कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उसको वापस नहीं लिया, वो खत्म नहीं हो सकता मेरे बच्चे, वो परफॉर्म करना है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे इसका क्या करना है। लो बेटा, कल हमने एक्सेप्टेंस को पढ़ना शुरू किया और हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस क्या होती है बोला? याद है, किसी ने आपको ऑफर की थी कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए, और वो चाहता था कि आप उसके ऊपर रजामंदी दे दो, और जब आपने उसके ऊपर रजामंदी दे दी तो ये क्या कहलाती है? ये एक्सेप्टेंस कहलाती है। तो ऑफर का मकसद असेंट हासिल करना था। जब वो असेंट मिल जाए, और उसी से मिले जिसको ऑफर की थी, याद रखना, किसी और से असेंट मिल जाए वो वैलिड नहीं होती। याद है वो दुकान वाली बात है, उसने ऑफर की थी उसको इतना सामान भेज दो, है वो दुकान किसी और ने और को भेज दी थी उसने, वो जो जो नया उस दुकान का मालिक था उसने उसको मान लो कि एक्सेप्टेंस दे दी और वो सामान भेज दिया। तो उस बंदे ने, बायर ने इनकार कर दिया, भैया मैंने तो तुझसे नहीं लेना था, मैंने तो उससे लेना था। वो कहता अब तो दुकान मैंने खरीद ली है, तो समझ लो तूने मुझे ऑफर किया। वो कहता ना, मैंने उसी को ऑफर की थी, वो ही एक्सेप्ट करेगा। तो आपकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि कानून यही कहता है कि जिसको ऑफर की गई हो वो ही एक्सेप्ट करेगा, या उसका एजेंट वगैरह भी हो सकते हैं। ले बेटा, उसके बाद कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी कैसे हो सकती है, बोलकर, लिखकर, या बाय कंडक्ट। लेकिन यहाँ पे अल्फाज इनको भी हमने कल अच्छी तरीके से समझ लिया था, अगर आपको याद। अगर किसी को नहीं समझ आई तो बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। लेकिन फिर अगेन वही है, ये पूछेगा नहीं पेपर के अंदर, बस इतना दिमाग में रखना, एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं? बोलकर, लिखकर, या बाय कंडक्ट। और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? मैंने आपको कहा कि ये मोबाइल मुझे भेज दें, अगर ये मोबाइल मुझे 10,000 का बेचना चाहते हैं तो जाते हुए ये मोबाइल शाह साहब को दे जाइए। आपने मुझे कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन जाते हुए मोबाइल शाह साहब को देंगे, तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। दोबारा देखिए कि ये एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स हुई है या बाय कंडक्ट हुई है? बाय कंडक्ट हुई। तो एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स भी हो सकती है, और लिखे बोले हुए भी हो सकते हैं, और बाय कंडक्ट भी हो सकती है। जैसे चले, ये अभी एक और चीज आएगी फिर मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ले बेटा, यहां पे कल हमने छोड़ा नेगेटिव कंफर्मेशन। हमने कहा था कि कानून ने मना किया हुआ है कि कभी भी नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है।
यानी कि जब आप ऑफर कर रहे हो तो ऑफर में कभी ये अल्फाज यूज नहीं करने कि इतने दिन है आपके पास, अगर आपने इतने दिनों के अंदर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट ना किया तो मैं ये समझूंगा मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, या ये कह लो ये नहीं कि इनकार कर दिया। दोबारा देखना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो, और आपके पास 3 दिन है। इन 3 दिन के अंदर हाँ या ना में जवाब दो, लाजमी जवाब दो, या सादा अल्फाज में ये कह लो नेगेटिव कंफर्मेशन के अंदर ये बंदा लाजमी जवाब मांगे तो मुझे हर सूरत जवाब दो। अगर आपने जवाब ना दिया मैं समझूंगा कि आपकी तरफ से हाँ है, इनकार नहीं समझना, बल्कि क्या समझना, हाँ समझनी, अगर आपने जवाब ना दिया। अभी हम पीछे डिस्कस करके आए थे कि ऑफर कब कब रिवोक हो जाती है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर नॉन एक्सेप्टेंस हो तो तब भी ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक। लेकिन ये उस असूल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये उसको कह रहा है कि आपने मुझे हर सूरत जवाब देना है, ये हो ही नहीं सकता कि आप मुझे जवाब ना दें। और अगर आपने जवाब ना दिया और ये दिन गुजर के 3 या जो भी 2 दिन जो भी रखे होंगे तो मैं समझूंगा आपकी तरफ से क्या है, हाँ है। कानून इसको कहता है ये नेगेटिव कंफर्मेशन है। कानून इस तरह की हरकत को क्या कहता है, ये नेगेटिव कंफर्मेशन है, और कानून में नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं है। जिस तरह यहाँ पे सीएफई के किसी मैनेजमेंट के बंदे की तरफ से आपको मैसेज चला जाए कि आपके पास 2 दिन है, आप बताएं आपने फलाना सब्जेक्ट भी ऐड करवाना है कि नहीं, अगर आपने हमें हाँ ना में जवाब ना दिया तो हम ऐड कर देंगे। आप कहेंगे भाई मैंने तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। आपने उनका कोई जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। मुझे बताएं क्या इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये क्यों नहीं, ये नेगेटिव कंफर्मेशन है और कानूनी तौर पे नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं होती। दोबारा सुनो, जब कोई बंदा ऐसे ऑफर करे कि मुझे इतने वक्त के अंदर लाजमी हाँ ना में जवाब दो, अगर हाँ करनी है तब भी, ना करनी है तब भी, मुझे लाजमी हाँ ना में जवाब दो, और अगर आपकी तरफ से खामोशी रही इतने टाइम में मैं समझूंगा कि आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कानून कहता है कि यहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस के मामले में खामोशी हां नहीं होती। ऑफर एक्सेप्टेंस के मामले में कभी भी खामोशी हां नहीं होती। हाँ आगे जाके कुछ मामला के अंदर खामोशी हां होगी, लेकिन वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो किसी चीज की क्वालिटी की बात हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल, मेरी दुकान है और आके आपने पूछा कैसा, बताएं राणा साहब ये मोबाइल ओरिजिनल है या चाइना का है, और मैं चुप करके बैठा हूं, और वहां पे आप कहेंगे राणा साहब अगर आप चुप रहे ना, ये ना बताया कि ये ओरिजिनल है या चाइना का, मैं समझूंगा ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पे अगर मैं खामोश रहा ना तो ये मेरी हाँ है कि ये ओरिजिनल है। ये ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही, ये उस चीज की क्वालिटी की बात हो रही थी। वो खरीदना चाहता था, मैं बेचना चाह रहा हूँ, ऑफर एक्सेप्टेंस तो है, बस एक चीज की क्वालिटी की बात हो रही थी। उस क्वालिटी के मामले में जाके चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, वहां पे खामोशी हाँ होती है, वो भी खास सिचुएशन के अंदर, जिस तरह मैंने बनाई अभी उस तरह की सिचुएशन। अदरवाइज ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर कभी भी खामोशी हाँ नहीं होती, और ऑफर एक्सेप्टेंस में अगर खामोशी हाँ बनाई जा रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन। याद रखोगे मेरे बच्चे, इसमें देखिएगा, कहता है कि प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट। ये सादा असूल है, ये हमेशा आपने याद रखना है। अगर इस तरह का सिनेरियो दे देगा, पहले हमने कानून बताना, और कानून ये वाला है। कानून क्या कह रहा है कि प्रपोजल ये नहीं समझी जाएगी कि एक्सेप्ट होगी अगर ऑफरी क्या रहे, खामोश। लेकिन इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। जैसे अब वो नेगेटिव कंफर्मेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है मेरे बच्चे, ये जो अगली लाइन है वो किसकी डेफिनेशन है, नेगेटिव कंफर्मेशन की। अगर वो पेपर के अंदर पूछ ले, अच्छा बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, तो मेरे बच्चे यहां से बताना है। इफ यानी कि ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं, इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, अब इफ इट की बजाय वहां पे क्या लफ्ज लिखिएगा, ऑफर। इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, जो उसने बोला होगा ऑफर के अंदर, इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम देन इट विल बी प्री अज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड, कि मैं समझूंगा मेरी ऑफर एक्सेप्ट होगी। इस तरह के अल्फाज अगर ऑफर में बोले जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव कंफर्मेशन है, और ये अलाउ नहीं होती। अच्छा ये ना समझना कि बात, अच्छा एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ कि अगर ऑफर एक खास टाइम में एक्सेप्ट ना की जाए तो हम प्री अज्यूम करके बैठे होते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट होगी। नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, ये इसने नेगेटिव कंफर्मेशन की डेफिनेशन दी है, और नेगेटिव कंफर्मेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होती। नहीं ना समझ आई, पक्की बात है ना। ये जो अगली बात कर रहा है कि ऑफर अगर एक्सेप्ट ना हो, हम समझते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि ऑफर सॉरी अगर ऑफर एक्सेप्ट ना की गई खास टाइम के अंदर, हम अज्यूम करते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई, यानी कि कोई हाँ ना में जवाब ही ना है, हम अज्यूम कर लेते हैं ऑफर एक्सेप्ट हो गई। ये किसकी डेफिनेशन है, नेगेटिव कंफर्मेशन। और नेगेटिव कंफर्मेशन कानून के अंदर अलाउ नहीं, क्योंकि कानून कहता है कि अगर किसी कोई जवाब ना आए और ऑफर साइलेंट रहे तो हम ये समझते हैं कि उसने ऑफर को क्या कर दिया, समझो रिवोक हो गया। यानी कि कभी भी ऑफर की साइलेंस हाँ नहीं होती। याद रखोगे नहीं, सादी सी बात नहीं बेटा। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये किसके हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं,
और याद है, अब आपको ये चीजें आसानी पैदा कर देंगे। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी? अरे किसके लिए ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बोला? जब ऑफर के नोट। और ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? आपको लग रहा होगा कि सर ने अपनी तरफ से ये किसके लिए बनाया हो, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, किसके लिए सर ने अपनी तरफ से बनाया हो? नहीं नहीं, ये देखिए उसने खुद लिखा हुआ है, ऊपर नजर आ रहा होगा। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ये टॉपिक क्या है बोला? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। और किताब खोल के रखा कर, और कोई ऐसा वैसा मैं लफ्ज बोलूं, कोई एग्जांपल दूं, उसके ऊपर लिख लिया करो। कोई क्रिश नहीं हो तुम लोग, तुमको हमेशा ही याद रहेगी। नोट कर लिया करो उस किताब के ऊपर। पक्की बात है, 10/10 के आगे बेचनी है, और आगे बिकनी नहीं है, किताबें खत्म हो जाएंगी ना ये वाली। इसकी पर्चियां बना के बेचनी, वो उड़ानी है आपने रिजल्ट वाले में। इसमें कोई शरी लफ्ज नहीं है इसके अंदर, पर्चियां बना के उड़ाइए। मजाक कर रहे हैं अल्लाह। ले बेटा जरा देखिएगा, आपका पेपर किस दिन है? चले, मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा 2 सितंबर को, और मेरे बच्चे ये ऑफर का लेटर मिस्टर बी तक पहुंचा है, अज्यूम कर लो 9 सितंबर को। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस लिखी है मेरे बच्चे, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट किया है 15 सितंबर को। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर अज्यूम कर लो मिस्टर ए तक पहुंचा है 21 सितंबर। तो भैया अब जरा बताएं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? कोई 11 कितने थे, 15 आए। मादा सही नहीं लिखा। चलो, एज अगेंस्ट ऑफरर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एज अगेंस्ट ऑफरी। अब मेरे बच्चे एज अगेंस्ट का यहाँ पे मतलब क्या था बोला? के लिए, यानी कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन। रूल बताओ, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बोला? जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल, ऐसे ही था। और एक्सेप्ट ऑफर ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बोला? जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आती है। ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरी के, या सादा ना ये देख लिया करो, कब कब कोई बंदा ऑफरर अपनी ऑफर वापस ले सकता है, और कब तक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। ये इस तरह तीर लगते हैं साधन पास। ऑफरर अपनी ऑफर यहां तक वापस ले सकता है, और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस यहां तक वापस ले सकता है। तो यहां से भी हमें पता चल जाता है कि ऑफरर अपने ऑफर कब तक वापस ले सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए उसके अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट कंप्लीट होती है जब लेटर पोस्ट हो जाए। एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो। जब कंप्लीट होगी तो इसका मामला खत्म। ये आगे एक्सेप्टेंस की भी रेवोकेशन होगी, अभी पढ़ेंगे, मैं उसके लिहाज से बता रहा हूँ। ले बेटा दोबारा देखो, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, कैसे होती है वो तो हमने देख लिया, बोलकर, लेकर या बाय करने। लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजल किसको बोलते थे बोला? ऑफर। कहता व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो लेटर को ऐसे पोस्ट कर दो टू हिम, टू हिम किसकी बात कर रहा है? ऑफर को। यानी कि वो एक्सेप्टेंस का लेटर ऐसे पोस्ट कर दो ऑफर के लिए, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, कि वो एक्सेप्टर की पहुंच से बाहर निकल, यानी कि एक्सेप्टर उसको दोबारा हासिल ना कर सके उस लेटर। यार यानी कि पोस्ट कर देना, उस लेटर बॉक्स में फेंक देना, ये मेरे से, क्योंकि उस वक्त वो दोबारा हासिल होना पॉसिबल नहीं होता। फिर डाकिया आता था, वो लेटर बॉक्स खोलता था, उसके पास चाबी होती थी उसकी, तो फिर वो निकाल के ले जाता। लो बेटा, नेक्स्ट देखो, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है बोला? जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। यानी कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिए उस वक्त कंप्लीट होगी जब इसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ। ये मुश्किल बात है ना, वैसे जरा थोड़ी अजीब सी भी। अच्छा, पक्की बात। ऑफर हुई 10 दिसंबर को,
लेटर पहुंचा मेरे बच्चे 18 दिसंबर को, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 19 दिसंबर को, और ये लेटर पहुंचा 22 दिसंबर। ऑफर कब कंप्लीट हुई? 18 को। और रूल का आपको पता चल गया। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। और रूल क्या है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द, शाबाश, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं, उनको पता लगा वही वही वो सब पूछ भी रहे थे। चले क्या, लो बेटा, इंतहाई है। हर ऑफर वैलिड नहीं हुआ करते थे, उसी तरह हर एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होती। ऑफर को वैलिड बनाने के लिए हमने 4 कंडीशंस को पूरा किया। कम से कम 2 बंदे हों, सर्टेन और डेफिनेट हो, कंडीशनल है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही कंडीशन ऐड करनी है, और ऑफर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इनविटेशन ऑफ एन ऑफर दे रहे हो तो ये ऑफर नहीं है। तो 4 कंडीशन थी मेरे बच्चे एक वैलिड ऑफर की। कौन कौन सी? 2 बंदे, सर्टेन और डेफिनेट, उसके बाद कंडीशनल है तो एट द टाइम ऑफ ऑफर ही कंडीशन ऐड करनी है, और उसके बाद इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से ऑफर डिफरेंट होनी चाहिए। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने लगे हैं एक्सेप्टेंस की कंडीशंस, इंतहाई इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कोई एक आधा ही पॉइंट होगा जो आई कैप ने अभी तक टेस्ट नहीं किया हो। और ये लाजमी नहीं कि अच्छा आई कैप सारे के सारे पॉइंट्स में 6 पॉइंट है यहाँ पर भी, ये कुछ एडिशनल में उसने बता रखे हैं बेशर्म ने, और कुछ यहाँ पे बता रखे हैं। हालांकि आपको एडिशनल का लफ्ज बीच में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो 6 पॉइंट्स होंगे मेरे बच्चे, ये सीधे सीधे पूछ सकता है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस बताओ। ये कंडीशंस का दूसरा नाम क्या है? एसेंशियल्स। इसी तरह मेरे बच्चे हमने वहां पर भी यही लिखा थे 2 अल्फाज, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बोल दो या कंडीशंस फॉर वैलिड ऑफर बोल दो। तो 6 पॉइंट्स है मेरे बच्चे। सबसे पहले देखिएगा, जो हर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर होनी चाहिए और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और वैलिड ऑफर वो होती है जिसमें 4 एसेंशियल पूरे हो रहे हैं, और वैलिड एक्सेप्टेंस वो हो रही होती है जिसमें 6 चीजें पूरी हो रही। याद रखोगे मेरे बच्चों। सबसे पहले जब हम एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो होनी चाहिए एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। उसके बाद जो एक्सेप्टेंस है मेरे बच्चे वो किसी भी मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी अभी देखते हैं। और एक है रीजनेबल मैनर में। खैर गोली मारो इन बातों को, एक एक करके पढ़ते हैं, फिर दोबारा इसको रीड करूंगा ताकि इन बातों की समझ आ जाए आपको। तो बेटा सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था? एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ऑफर नहीं ऐसी होनी चाहिए, ये ना हो कि माशाल्लाह वो ऑफर के आपसे एसेंशियल पूछ रहा हो, सबसे पहले एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, लेवल नहीं हो गया। ऑफर का एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का क्या लेना देना इसमें? ये कौन सी चीज एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल कब होती है? अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, और ऑफर करते वक्त मेरे बच्चे उसने 1000 कंडीशन ऐड की इसके अंदर। 1000 कंडीशन थी, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मिस्टर ए ने ऑफर करते वक्त ऑफर ने 1000 कंडीशन ऐड की। अब मिस्टर बी एक्सेप्टेंस देने जा रहा था। मिस्टर बी की तरफ से आने वाली एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। एब्सोल्यूट क्या होगी? ये 1000 कंडीशन थी, 1000 की 1000 माननी है उसने, इनमें से एक भी कम नहीं करनी। एब्सोल्यूटली का मतलब क्या? 100%। जो 100% जो कंडीशन जिस तरह ऐड हुई थी उसी तरह माननी है। तो याद है ना, एब्सोल्युटली नॉट यानी कि 100% इनकार। तो यहाँ पे 100% हाँ करनी है आप, क्योंकि आप कौन सा इमरान खान हो, आप तो शहबाज शरीफ हो, आपने 100% हाँ करनी है। याद रखोगे जब ऑफर आए उसमें कंडीशंस हो तो कैसी आपने एक्सेप्टेंस देनी है? हाँ, एब्सोल्युटली यस। तो 100% हाँ, यानी कि सारी की सारी कंडीशन मानी। इसको बोलते हैं आपने एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस दी। वो कहता है खाली एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ना हो, अनकंडीशनल भी हो। अनकंडीशनल क्या है? इसने इसकी 1000 की 1000 मान ली लेकिन अपनी तरफ से भी एक ऐड कर। इसका मतलब ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है। एब्सोल्यूट हो और अनकंडीशनल हो, उसकी भी कोई कम नहीं करनी या उसको चेंज नहीं करना, और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड नहीं करना। इन दोनों देखो, जब लफ्ज एंड आ जाए ना, इसका मतलब दोनों अल्फाजों में फर्क होता है। जब भी 2 अल्फाजों के दरमियान एंड आ जाए ना, और आए तो दोनों का मतलब सेम होता, मिलता जुलता। एंड आ जाए तो दोनों अल्फाजों के मतलब में डिफरेंस है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? यहाँ पे जिस तरह ऑफर हुई थी वो सारी कंडीशन आपने मनोमान उसी तरह माननी है। और अनकंडीशनल का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस देते वक्त अपनी तरफ से कोई कंडीशन ऐड ना कर देना। याद रखो, सबसे पहला एसेंशियल क्या है एक्सेप्टेंस का?
एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। अगर उसकी कोई कंडीशन कम कर दी या आपने उसकी सारी मान ली और अपनी तरफ से कंडीशन ऐड कर दी, ये क्या कहलाती है? ये काउंटर ऑफर कहलाती है। और काउंटर ऑफर होने से पहली ऑफर रिवोक हो जाती है। याद रखो, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी बल्कि एक नई ऑफर जन्म ले लेगी और फिर उसकी मर्जी वो आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना। वो इनकार भी कर सकता है, नहीं तो गोली मारो बस, थोड़ा दो बेटा। कहता कि मस्ट, और कानून में मैंने आपको बताया था इस तरह के अल्फाजों की बड़ी अहमियत होती है। मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और अनक्वालिफाइड लफ्ज बोल दो चाहे अनकंडीशनल, एक ही बात है, याद रखोगे बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, रीजनेबल अमाउंट। कहता कि जब एक्सेप्टेंस देनी है तो रीजनेबल अमाउंट में एक्सेप्टेंस देनी है, ये भी कंडीशन है। अब अज्यूम कर लो मैंने आपको एक ऑफर लेटर भेजा कि आपके पास एक बाइक है, वो मुझे सेल कर दो। आपने एक्सेप्टेंस भेज दी मान लो कि एक कबूतर के जरिए। मैं कोई 10 मंजिला के प्लाजे में रहता हूँ, सबसे बेसमेंट में, और मुझे नहीं पता कि ऊपर माशाल्लाह एक कबूतर बैठा हुआ एक्सेप्टेंस लेके, छत के ऊपर एक कबूतर आया हुआ। तो भाई आज के दौर में क्या लग रहा है कि ये कबूतर वाला मामला रीजनेबल मॉड होता है एक्सेप्टेंस का? नहीं, रीजनेबल मॉड वो है जो आज के दौर में जो मॉड राइजुल वक्त हो, जो तरीकाकार कम्युनिकेशन के राइजुल वक्त हो। वो सिक्का राइजुल वक्त है, पता है ना, जहाँ पे वो नकाह पढ़ा रहे होते हैं, थोड़ा सा करीब होके बैठा करो, सुन लिया करो वहां पे क्या अल्फाज बोल रहे हैं। तो वहां पे एक लफ्ज बोला जाता है कि इतना हक में है, जो कि सिक्का राइजुल वक्त, जो भी सिक्का राइजुल वक्त होता है कि यानी कि जो आज के दौर में सिक्का चल रहा है। खैर, दोबारा, जब एक्सेप्टेंस देनी है किस मोड में देनी है? रीजनेबल मोड। और रीजनेबल मोड कौन सा होता है? जो आज के दौर में है। इससे हटके आपने एक्सेप्टेंस नहीं देनी। ये ना हो कि पुराने, मान लो कि आपने ऑफर भेजी मैंने आपको, आपने ढोल लिया, छत पे चढ़ गए और ढोल बजाना शुरू कर दिया। पुराने वक्त में ऐसे भी मान लो कम्युनिकेशन करते थे। या किसी ऊंची जगह पे आग जला दी, माशाल्लाह आपने सब ऊपर टॉप पे रख के आग जला दी, एक्सेप्टेंस। ये पुराने वक्तों में हुआ करते थे सर, लेकिन आज के दौर में ये तरीकाकार नहीं है। तो रीजनेबल मोड में बच्चे एक्सेप्टेंस देनी है। कहता है कि मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। अच्छा, यहाँ पे ये किस लिहाज से बता रही है? कह रहा है कि अगर तो ऑफर करते वक्त, जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि जब आपने एक्सेप्टेंस भेजनी है ना, वो भेजनी है बाय पोस्ट। अब लाजमी तौर पे ऑफरी एक्सेप्टेंस देते वक्त कैसे एक्सेप्टेंस भेजेगा? बाय पोस्ट, याद रखोगे। और अगर उसने ना बताया होता तो फिर कौन सा मोड? रीजनेबल मोड। और अगर बता दे फिर उसी मोड में जिस मोड में उसने कहा हो, जिस मोड में ऑफर ने ये बोला हो कि आपने इस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है, अगर तो बता दे उसी मोड में। अगर ना बताए तो फिर कौन सा मोड होना चाहिए? रीजनेबल मोड। और रीजनेबल मोड कौन सा होता है? जो आज के दौर में हो, याद रखोगे। अब मेरे बच्चे, ये बात यहां पे रुकी नहीं है, ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। कहते हैं मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ द प्रपोजल डिड नॉट प्रेस्क्राइब एनी मैनर। समझ आ गई? अगर तो यहां पे क्या बोला, अगर तो बता दे, अगर एक्सप्रेस कर दे। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? या बोल दे या लिख दे ऑफर करते वक्त। अगर तो बोल दे या लिख दे फिर उसी मैनर में आपने एक्सेप्टेंस देनी है जिसमें उसने बताया था। और अगर ना बताए तो फिर यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर जो आज के दौर में है उसमें आपने एक्सेप्टेंस देनी है। लेकिन मेरे बच्चे, आप आगे एक काम खराब हो, उसने बताया था कि किस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है, उसने उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी। इसको जरा देखिएगा रूल क्या है, बड़े ध्यान से मेरे बच्चे। मिस्टर ए ने ऑफर लिखी मिस्टर बी को, और उसने कहा था कि आपने एक्सेप्टेंस देनी है बाय पोस्ट। बाय पोस्ट आपने एक्सेप्टेंस भेजनी है। क्या उसने मोड प्रेस्क्राइब कर दिया मेरे बच्चों? एक्सप्रेस कर दिया उसने किस मोड में एक्सेप्टेंस देनी है। फिर अभी आपने रूल पढ़ा था कि किस मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? उसी मोड में जिसमें प्रेस्क्राइब कर दिया गया। और किस मोड में प्रेस्क्राइब किया था? बाय पोस्ट। लेकिन मिस्टर बी ने पता क्या किया? उसको ईमेल कर दिया, एक्सेप्टेंस का ईमेल कर दिया। अब क्या हो, ये एक्सेप्टेंस बजाहिर वैलिड नहीं है, लेकिन आपने फौरन इसको वैलिड नहीं बोलना। अब दोबारा देखिएगा, सॉरी इनवैलिड नहीं बोलना, आपने फौरन इसको इनवैलिड नहीं बोलना। जरा दोबारा देखेंगे, अल्फाजों को फिर इकट्ठे करते हैं। अगर ऑफर करते वक्त एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब कर दे तो उसी मोड में आप एक्सेप्टेंस देंगे। अगर ऑफर करते वक्त एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब ना करें तो फिर आपने यूजुअल और रीजनेबल मोड जो आज के दौर में है उसके तहत आपने एक्सेप्टेंस देनी है। लेकिन फिर हम पहले पहले मोड को पकड़ते हैं। अगर ऑफर ने ऑफर करते वक्त मोड एक्सप्रेस किया था, कोई भी मोड एक्सप्रेस किया था कि इस मोड में आपने एक्सेप्टेंस देनी है, और ऑफरी उस मोड में एक्सेप्टेंस ना दे तो आपने फौरन ही बोल देना कि ये एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो। यहां पे रुकना है, यहां पे कुछ और चीजें आ जाएंगी बीच में, यहाँ पे दो चीजें और आ जाएंगी। कानून कहता है कि अगर उस मोड में एक्सेप्टेंस ना आई हो जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया था ऑफरर ने, यहाँ पे ऑफरर ने किसको बोला था, बोला कैसे भेज रहे हैं? बाय पोस्ट। और एक्सेप्टेंस आई कैसे है? बाय ईमेल। यहाँ पे आपने
फौरन से ये नहीं कहना कि एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं, यहाँ पे दो जिम्मेदारियां आ जाएंगी, दो जिम्मेदारियां आ जाएंगी मेरे बच्चे, दोबारा से किसके ऊपर, ऑफर के ऊपर। और ये बतानी यहाँ पे पेपर में पूछे कि सीएफई से ये फलानी आपको ऑफर हुई और उन्होंने कहा था कि आपने इस ईमेल से हमें एक्सेप्टेंस भेजा, लेकिन आपने खत भेज दिया। अब जब सीएफई को खत भेज दिया, अब क्या हो, तो सीएफई के ऊपर दो जिम्मेदारियां आ जाए। अगर तो वो इस मोड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो रीजनेबल मोड में उनको बता दें, सर मैंने आपको बोला था बाय पोस्ट भेजो और आपने तो ईमेल भेज दिया है, सर मैंने आपके ईमेल को एक्सेप्ट नहीं किया, आप मुझे बाय पोस्ट ही एक्सेप्टेंस भेजें। आप इंसिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर उस मोड में एक्सेप्टेंस ना आए जिस मोड में ऑफरर ने कहा था, तो फिर ऑफरर के ऊपर जिम्मेदारी कानून कहता है कि आप इंसिस्ट करो उससे, ऑफर से, कि भाई मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने आपको कहा था। पहले नंबर पे क्या करो, इंसिस्ट करो। अगर आप इंसिस्ट नहीं करते तो फिर हम समझेंगे आपने उसके इस नए मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। क्या रखोगे? कानून कहता है, देखो कानून जब कह दे उस बात को मानना। दोबारा से चीजें शुरू करते हैं। हमने ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया रीजनेबल मोड वाला। हमने कहा कि अगर तो ऑफर करते वक्त मोड बता दे, फिर तो उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजे जिस मोड में कहा गया हो, और अगर ना बताए फिर रीजनेबल मोड। लेकिन फिर पहला पॉइंट पकड़ते हैं, अगर उसने बोला था कि इस मोड में एक्सेप्टेंस दो और ऑफर उस मोड में एक्सेप्टेंस ना भेजे, तो फौरन आपने उसको ये नहीं कह देना ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, बल्कि अब दोबारा जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई, ऑफर। दोबारा उसी की जिम्मेदारी बना दी कानून। कानून कहता है कि अब या तो रीजनेबल टाइम में उसको इनकार कर दो, मैंने तेरे इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने रीजनेबल टाइम के अंदर इनकार नहीं किया कि मैंने आपके इस मोड को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर हम समझेंगे आपने उस नए मोड को भी एक्सेप्ट कर लिया है और ये वैलिड एक्सेप्टेंस। नहीं ना समझाई? तो ये सुनेंगे तो फिर पता चलेगा। अब जरा पहले पढ़ लेते हैं फिर दोबारा इसको करते हैं। ये पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से। क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि एक्सेप्टेंस उसी मोड में देनी जिस मोड में प्रेस्क्राइब कर दिया गया। अब अगली बात थी कि एक्सेप्टेंस उस मोड में आई नहीं जिस मोड में प्रेस्क्राइब किया। अब क्या होगा, क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है? नहीं नहीं, अब सिचुएशन पे देखें। सिचुएशन में दो चीजें हैं, या तो सर अगर ऑफरर तक किसी दूसरे मोड से रिसीव करने का कोई सोर्स ही ना हो, फिर हाँ मेरे चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने उसको ईमेल कर दिया और उसके ऊपर बटनों वाला मोबाइल है, उस पर ईमेल आता नहीं है, जाहिर बात है चलो ईमेल तो बना लिया था उसने, लेकिन फिलहाल वो उसने लैपटॉप वगैरह के लिए बनाया होगा या किसी उसके कंप्यूटर के लिए। फिलहाल तो उसने वो सारे बेच बूझ दिए थे, फिलहाल उसके पास सिर्फ एक मोबाइल था बटनों वाला है। तो जाहिर बात है मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर तो उसने बोला था उसको ईमेल के जरिए भेजो, फिर तो वो ईमेल के जरिए ही उसको भेज दो, और चाहे उसके पास फिर बटनों वाला मोबाइल होता वो बिल्कुल वैलिड। लेकिन अगर उसने बोला था बाई पोस्ट भेजो और उसने ईमेल भेज दिया और उसके बाद बेचारे के पास फिलहाल कोई ईमेल का सोर्स ही नहीं, तो मेरे बच्चे बात का तो वैसे ये तो एक प्रैक्टिकल उसमें चला गया ना केस में। तो उससे पूछेगा भाई तूने कोई एक्सेप्टेंस दिया कि नहीं, वो कहता मैंने ईमेल भेज दिया। कहता भाई ईमेल क्यों भेजा है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहता मैंने तो उसी दिन भेज दिया था। कहता दोबारा भेज, लेटर के जरिए भेज। तो इस तरह का मामला या तो आपस में गुफ्तगू शनीद के बाद डिस्कस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर वहां पे मामला अदालत में जाएगा और अदालत में फिर साबित करेगा ये बंदा बेचारा कि देखें सर मेरे पास तो ईमेल था ही नहीं, यानी कि मेरी तरफ से खामोशी थी, मैंने इसको हाँ ना में जवाब ही नहीं दिया। एक्सेप्ट, मुझे क्या पता था एक्सेप्टेंस आई हुई है। खैर पहले ये लाइनें पढ़ लो, फिर मैं आपको दोबारा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये लाइनें देखिएगा मेरे बच्चे। कहता है कि इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब ए मैनर, इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब ए मैनर, यानी कि ऑफर ने प्रपोजल के अंदर मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, कि जिस तरीके से ऑफर एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, और उस मैनर में एक्सेप्टेंस ना आई, तो फिर दो जिम्मेदारियां, दो मामला, दो पॉइंट। पहला क्या है, द प्रपोजर में विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर नॉट अदरवाइज। यानी कि जब वो एक्सेप्टेंस उसको उस मोड में कम्युनिकेट हुई जिस मोड में उसने बोला ही नहीं था, तो फिर वो कहता है कि रीजनेबल टाइम के अंदर। और रीजनेबल टाइम कितने दिन होंगे पता नहीं, कानून को पता होगा। तो रीजनेबल टाइम में वो इंसिस्ट करेगा कि भाई मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने आपको बोला था। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है ये काम करने में, उसको हाँ ना में जवाब नहीं देता, उसको आ गया है ईमेल, बोला था उसने बाय पोस्ट, और उसने उसको इंसिस्ट ही नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, ये वाला पहले पॉइंट, तो हम समझेंगे अगर वो फेल हो गया इंसिस्ट करने में कि मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने बोला था, तो हम समझेंगे उसने उसका नया मोड भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ही इज डीम्ड टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। वो जो
किसी और मोड में एक्सेप्टेंस आई है, हम समझेंगे। डीम का मतलब होता है समझना, इम्प्लॉयड और डीम का मतलब दोनों के सेम होते हैं। इम्प्लॉयड भी था, हमने समझा कि ऑफर हुई है, इम्प्लॉयड ऑफर। डीम का मतलब भी क्या होता है, समझना, जो चाहे हुआ ना हो लेकिन हम समझेंगे हो गया ये चीज, याद रखोगे। दोबारा आप तीनों चीजों को इकट्ठा करते हैं। हमने डिस्कस किया कि ऑफर ऑफर करते वक्त अगर मोड प्रेस्क्राइब कर दे तो एक्सेप्टेंस किस मोड में आनी चाहिए, उसी मोड में। और फिर अगर उसने मोड प्रेस्क्राइब ना किया तो रीजनेबल मोड। अगर मोड प्रेस्क्राइब कर दिया हो और उस मोड में एक्सेप्टेंस ना आए, हाँ, रीजनेबल टाइम में ऑफरर इंसिस्ट करेगा मुझे उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मोड में मैंने बोला था। अगर वो इंसिस्ट नहीं करता रीजनेबल टाइम में, तो हम समझेंगे उसने नया मोड भी एक्सेप्ट कर लिया है। यार हो गया ना इस बात, पक्की बात। पढ़ क्या रहे हो बोला, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अभी तक आपने 3 पढ़े हकीकत में। सबसे पहला क्या था बोला, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। दूसरा क्या था बोला, कि जिस मोड में प्रेस्क्राइब कर दिया गया हो उस मोड में। और तीसरा आगे फिर वो दोनों को इकट्ठा करके कि अगर मोड ना बताया गया हो तो फिर कोई भी रीजनेबल, और अगर बताया था और उस मोड में ना आए तो फिर ये 2 पॉइंट याद रखोगे। लो बेटा, ये यहां तक की चीजें कंप्लीट हो गया। दोबारा इसको पढ़ो, पहले वो पॉइंट जाके पीछे पढ़ो इन 3 पॉइंट्स। वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगी बोला, must be absolute or unqualified, unconditional, and must be expressed in the manner prescribed in the proposal, or must be expressed in the some usual and reasonable manner if the proposal did not prescribe any manner. और फिर यहां से मेरे बच्चे हमने इसके साथ अगला पॉइंट एक रीड किया कि अगर प्रेस्क्राइब किया था और उस प्रेस्क्राइब मोड में ना एक्सेप्टेंस, तो फिर वो भी हमने समझ लिया कि वहां पे क्या हो। तो फिर ऑफर को रीजनेबल टाइम के अंदर इंसिस्ट करना होगा कि उसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजो। अगर ऑफर ने रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट ना किया तो हम समझेंगे ऑफर ने उसका ये जो भी मोड था वो एक्सेप्ट कर लिया है। याद रखोगे मेरे बच्चों, मुश्किल बातें हैं ना। पता नहीं आई कैप जब पूछेगा फिर काफी मुश्किल हो जाती है। सर आई कैप ऐसे थोड़ी पूछेगा, उसके 5 पेपर करेंगे फिर पता चलेगा कैसे पूछेगा। ले बेटा, एडिशनल पॉइंट्स अगेन मैंने बोला था कि बकवास है, अब वही चले आ रहे हैं, संशोध और वैलिड ऑफर। तो अगला पॉइंट नंबर 4, 5 और 6। चौथा पॉइंट क्या है, द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। और ये इंतहाई अहम है, नो वर्ड्स, कि मैं इसकी इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन कर सकूं आपके सामने। सिनेरियो बेस्ड भी और वैसे भी, और ज्यादा सिनेरियो बेस्ड। द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। समझ आ गई ना है? अभी बताऊंगा तो समझ आएगी, फिलहाल तो बताया कौन। लेकिन भरल आपका बड़ापन है कि आप लोगों ने मेरा दिल रख लिया, आपने कह दिया कि आगे समझ। और एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर, या ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। ये सिर्फ 2 अल्फाजों का फर्क है। रिजेक्शन जो हम खुद इनकार कर दें, और टर्मिनेशन बाय लॉ जो खत्म। तो सादी सी बात, जो ऑफर सादा अल्फाज में जो खत्म हो गई, ये तो रौला ही को नहीं, इसका तो मतलब ही को नहीं। जो ऑफर खत्म हो गई हो, हमने खुद कर दी हो या कानूनी तौर पर खत्म हो गई हो, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। रौला सबसे ज्यादा अहम पॉइंट कौन सा है, ये पहला। अब जरा देखिएगा, अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। पहले जरा सिनेरियो आपके सामने रखते हैं, जरा थोड़ी सी कॉमन सेंस चेक कर लें। क्या क्या, लो बेटा, मिस्टर ए, इसका कुत्ता गुम हो गया। मिस्टर ए का कुत्ता गुम हो गया, भाई बड़ा चहेता कुत्ता था उसका। इसने अपने गार्ड मिस्टर बी को, जो कि उसका गार्ड है, उसको भेजा, जा भाग के जाके ना कुत्ता ढूंढ भैया। वो कुत्ता ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक कोई हाँ ना में जवाब ना आया, एक मिला कि नहीं कुत्ता। तो इसने भाई कहा कि इसने ऐलान कर दिया, जो बंदा इस कुत्ते को ढूंढ के लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। 1 लाख रुपया इनाम दूंगा जो बंदा भी इस कुत्ते को ढूंढ के लाएगा। वो कुत्ता मेरे बच्चे गार्ड को मिल गया। गार्ड वो कुत्ता ले आया है मिस्टर ए के पास। बताएं, ये 1 लाख रुपया मिस्टर ए बी को मिलेगा कि नहीं? मिस्टर बी वो मांग रहा है इनाम, लेकिन मिस्टर ए इनकार कर रहा है कि मैंने आपको इनाम नहीं देना। तो बताएं मिस्टर बी को ये इनाम मिलेगा कि नहीं? क्यों? अच्छा,
चलो गोली मारो भी, गार्ड को गोली मारो, तो थोड़ा सा खराब कर लेते हैं। मिस्टर ए का एक दोस्त है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने ऐलान कर दिया, कुत्ता नहीं आया, जब काफी अरसे तक नहीं मिला तो उसने ऐलान कर दिया कि जो बंदा कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए। अच्छा, मिस्टर ए का एक दोस्त है मिस्टर बी। मिस्टर बी को वो कुत्ता मिल गया किसी गली में। उसने देखा कि भाई ये तो वही कुत्ता जिस जब मैं मिस्टर ए के घर गया था, इसने मुझे काटा था, ये तो उसका है। हो गया। तो उसने उस कुत्ते को पकड़ा और ला के मिस्टर ए को दे दिया। फिर इसको पता चला कि भाई इसके ऊपर तो इनाम भी है। अब ये मिस्टर बी मिस्टर ए से इनाम मांग रहा है और मिस्टर ए उसको इनाम नहीं दे रहा। बताओ मिस्टर बी को इनाम मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? अब कानून देख लो। कानून कहता है कि जब तक किसी को ऑफर का ना पता हो वो कभी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। यानी कि ऑफर हो तो एक्सेप्टेंस होती है, अगर ऑफर ही ना हो, किसी के नॉलेज में ना हो, तो एक्सेप्टेंस थोड़ी दे रहा है। वो तो समझो कोई अल्लाह वास्ते काम कर रहा है, सादा अल्फाज। अब यहाँ पे मेरे बच्चे, अगरचे उसने ऐलान किया होता कि जो बंदा कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपया, लेकिन अगर किसी को इस ऐलान का पता ही ना हो और उसको कुत्ता मिल गया और उसने ला के मालिक को दे दिया, तो मेरे बच्चे वो कानूनी तौर पे एलिजिबल नहीं है कि उसको इनाम मिले। क्यों? क्योंकि इसको ऑफर का ही नहीं पता था। जब ऑफर ही ना हो सामने तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। याद रखोगे? हाँ, एक जनरल हो सकता है। क्या करें? नहीं, वो फिर वो बात ना, ये हमें तो नहीं पता इस बात का। कुत्ते के मालिक को भाई हो सकता है उसने आके कुत्ता दे दिया, उसके शक्ल को देख रहा था उसकी कि शायद मुझसे इनाम मांगे, उसने नहीं मांगा। जब वो घर से बाहर निकला तो किसी ने कहा कि खैर है, किधर से आ रहा है? वो कहता यार कुत्ता दे गया है। कहता वो इस पे तो नाम भी था। कहता अच्छा, वो तो मुझे दिया ही नहीं, वो चला गया वापस। वो कह रहा इनाम भी दे। वो कहता कि इनाम मैं क्यों दूं? क्या तुझे ऑफर का पता था? कहता नहीं। तो फिर ऑफर का नहीं पता तो इनाम नहीं मिलेगा। यानी कि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का होना, यानी कि ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने बगैर नॉलेज के, मेरे बच्चे, कई बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि सीएफई इतना डिस्काउंट दे रहा है, अजीब कर ऑफर की। वैसे मैं कह रहा हूँ, तो एक बच्चा आया इग्नोरेंस में आके ज्यादा पैसे पे करके चल गया, इट्स ओके। नहीं, वैसे मैं समझा रहा हूँ ना, इट्स ओके। अब एक है ही नहीं, उसको पता ही नहीं ऑफर का, तो फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी भुगतेगा। खैर वापस हम, मिस्टर ए का मोबाइल गुम हो गया, ये सेम इसी तरह की बात। देख रहे हैं मेरे बच्चे, ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। यानी कि ऑफरी, जो बंदा किसी ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस दे रहा हो, उसको ऑफर का पता होना चाहिए। अगर वो ऑफर का पता होने के बगैर वैसे ही खुद, जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह वास्ते या जो भी है, कोई कोई समाजी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, जैसे यहाँ पे, वैसे भी मेरे बच्चे एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो वो चीज उसकी नहीं होती, उसे मालिक को वापस करनी होती। अगर उसने अपने पास रखी, वो चोर कहलाता है उस चीज का। मेरा मोबाइल गुम हो जाए, आपको मिल गया, आपकी कानूनी जिम्मेदारी, आपने मुझे वापस करना। और अगर आपने अपने पास रख लिया तो आप इस मोबाइल के क्या कहलाएंगे? चोर। आपके जब भी पता चलेगा कि आपके पास मोबाइल है, आपके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी चोर के खिलाफ होती है। फिर आप चाहे ये कह रहे हो कि मुझे गुमा हुआ मिला, चाहे जो मर्जी है, गुमा हुआ मिला तो आपने उसके मालिक को वापस भी करना था। अब मेरे बच्चे, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई मोबाइल गुम हुआ मेरा, मैंने इनाम रखा और आपको मिल गया, आप मुझे वापस करने आए हो, लेकिन आपको उस इनाम का नहीं पता, तो मेरे बच्चे आप उस इनाम को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑफर का पता ही नहीं। जब ऑफर का नहीं पता तो जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो वो वैलिड नहीं है। और वैसे भी सर वो मोबाइल दे ही ना, क्यों नहीं दे? फिर वो अगला असूल अप्लाई होगा ना, फाइंड आउट गुड्स वाला, कि जब किसी को गुमी हुई चीज मिले वो वापस वैसे भी करनी है आप। अगर नहीं करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है चोरों की तरह। क्या रखोगे इस बात? मुश्किल तो नहीं। और मोस्टली यही सिनेरियो पूछता है इसी तरह के। अक्सर वो करता है कि आपने किसी नौकर को भेजता है पहले, इससे ज्यादा आई कि आपने अभी तक पूछा ही नहीं हुआ, नौकर को पहले भेज देते हैं और उसके बाद इसका इनाम का ऐलान करते हैं, और वो नौकर ढूंढ लाता है। फिर नौकर क्लेम करता है उससे इनाम, वो लेकिन वो नहीं देता। फिर वो आपसे पूछता है कि क्या बताएं, इसको मिलना चाहिए कि नहीं? मोस्टली बच्चे जो आंसर करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं ये तो उसका नौकर है, ये तो पहले उसका मुलाजिम है, अगर ये ढूंढ लाया तो इसको क्यों ना मिले? हालांकि वो ये नहीं चीज बता रहे उसको। आप सोचते हैं वहां पे अपनी अकल के लिहाज से, क्योंकि ये उसका नौकर है, ये तो उसके लिए काम करता है, अगर वो ढूंढ लाया उस चीज को तो इसको क्यों ना मिले? हाँ, कोई और ढूंढ के लाता तो फिर मिल जाना था। तो कानून का तो आपको ना पता, वो आप तो जज्बात की बेस पे अपने ही लिहाज से बता रहे हैं वहां पर। तो कानून क्या कहता है कि नौकर को क्यों नहीं इनाम मिलेगा? क्योंकि उसको ऑफर का ही नहीं पता। ये नहीं वहां पे आंसर करना कि ये क्योंकि उसका नौकर है,
इसलिए अगर ये ढूंढ लाया तो इसको तो तनख्वाह मिलती है वैसे भी उसका काम करने की। याद रखोगे मेरे बच्चे। तो आपने पहले कानून ये वाली लाइन लिखनी है, द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो। और यहाँ पे क्योंकि उसको ऑफर का पता ही नहीं था, वो तो मेरे बच्चे जिसको कहते हैं अनजाने में इस चीज को लाकर उसको दे दिया, उसने ऑफर से अनजाना था, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। याद रखो, जब पढ़ेंगे सवाल करेंगे मजीद आपको समझ आ जाएगी। जी बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा कानूनी तौर पे। अगर वो नहीं दे रहा मालिक, जैसे मान लो कि मालिक ने सारे यहाँ पे बैठे हुए थे, चलो यहाँ पे नहीं बात करते फिर आपको बुरा लगेगा। मान लो मैं हवेली में बैठा हूँ, मेरा कुत्ता गुम हो गया, वहां पे मेरा कोई नौकर भी बैठा हुआ है, मैंने वहीं पे ऐलान किया जो बंदा कुत्ता ढूंढ के लेकर आएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, वो सारे चले गए, नौकर भी उठ सुन के चला गया। अब नौकर को मिल गया, अब नौकर इनाम क्लेम कर रहा है, उसको मिलेगा। या मान लो कि मैंने ऐलान कर दिया पीछे से, अभी नौकर को कुत्ता नहीं मिला था, इनाम की खबर मिल गई और फिर उसको कुत्ता मिला, फिर भी उसको इनाम मिलेगा, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको ऑफर ऑफर का पता चल गया। याद रखो, मैं हमेशा बच्चों को बता रहा होता हूँ कि दो एग्जाम्पल, एक तो क्लास पढ़ाने आ रहा, ये जो मेन ये कौन सी मार्केट है, क्रीम मार्केट, उसके चौक पे लिखा हुआ था एक बड़े सारा, एक मान लो कुत्ते की तस्वीर लगी हुई थी, अखबार एक्स्ट्रा वो लगाया हुआ था किसी ने बैनर कि ये कुत्ता मान लो कि कल का ये गुम हुआ है और ये मेरे भाई की निशानी है, जो बंदा इसको ढूंढ के लेकर आएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, जो भी है, एक अच्छा खासा इनाम था। अब मेरे बच्चे मुझे ऑफर का पता चल गया, अब अगर मुझे कुत्ता मिल जाता तो मैं उस इनाम को क्लेम कर सकता हूँ। अब एक दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे वो पक्का पक्का लगा हुआ, जब मस्जिद में जाते हैं तो वहां पे एक बड़ा सारा दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर लगा हुआ है एक इश्तिहार, उसके ऊपर किसी की बिल्ली गुम हुई, उसका नाम है एंजल, उसे लिखा हुआ है ये बिल्ली गुम हुई है, इसका नाम है एंजल। जैसे जब मुझे वो बिल्ली मिलेगी मैं उससे नाम पूछूंगा और वो बताएगी मैं एंजल हूँ, और बेशर्मा मम्मी डैडी लोग उन्हें अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं और यानी कि वहां पे वो लिख के बड़ा पक्का उन्होंने वो लोहे वाला लगाया हुआ था। कहने का मतलब कि यार तू बिल्ली का आ ते घर दी गल तू इतनी घर च रख, वैसे बिल्ली की तस्वीर लगा दी सो के, उसका नाम भी साथ लिखा हुआ कि बिल्ली का ये नाम है। इससे कोई फर्क पड़ेगा बिल्ली का नाम बताने से? नहीं, हो सकता है आप लोगों को आइडिया होगा इस बात, मुझे तो कोई नहीं पता चला। कि मैंने तो बड़ी सारी बिल्लियों से पूछा तेरा नाम एंजल है, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ये बेशर्मी। ले बेटा नेक्स्ट आओ, पढ़ क्या रहे हो बोला? कंडीशंस और वैलिड एक्सेप्टेंस या सैंक्शंस और वैलिड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या था बोला? एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। जिस मोड में बोला गया हो उस मोड में, अगर नहीं बोला गया तो रीजनेबल मोड में, अगर बोला गया हो तो कोई और मोड हो तो फिर वो अगले 2 पॉइंट, और बिल्कुल इंसिस्ट, और अगर नहीं किया तो फिर हम हाँ ही समझेंगे। हाँ यहाँ पे ये देखो, ये ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं, ये जस्ट एक मोड की बात है। यहाँ पे अगर वो खामोश रहा तो ये खामोशी क्या कहलाएगी? हाँ। लेकिन ये ऑफर एक्सेप्टेंस की नहीं है, ये जस्ट मोड की बात हो रही है। याद रखोगे इस बात को, ऑफर एक्सेप्टेंस में कभी भी खामोशी हाँ नहीं होती। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपने ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस देनी है, ऑफर का नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी कि वो ऑफर पहले से आपके इल्म में हो। अगर ऑफर इल्म में ही ना हो तो मेरे बच्चे कभी भी आप वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे भी दी तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, बदले में आपको सादा अल्फाज में कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वहां। ऑफर हो तो एक्सेप्टेंस होती है, आपको ऑफर का ही नहीं पता था एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट जरा देखिएगा। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। इसको जरा देखना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी तेरे पास ये बाइक है, मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दे। मिस्टर बी ने कहा कि भैया मैं तो नहीं बेचूंगा, मेरे तो अपने काम की है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मिस्टर बी की वाइफ वो बीमार पड़ी, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई। उसने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कॉल करके कहा कि ठीक है मैंने तेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, 1 लाख रुपए ले आ और बाइक ले जा। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस? हम असूल क्या बताएंगे यहाँ पे, रूल क्या बताएंगे? ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकती जब पहले वो क्या हो चुकी थी, रिजेक्ट। जब पहले आपने ऑफर रिजेक्ट कर दी तो बाद में आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। याद रखोगे मेरे बच्चे। हाँ वो खुद मान लेने लगा बात, अदरवाइज कह सकते नहीं सर मुझे अब जरूरत नहीं, वो कहेगा नहीं मैंने तेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, वो कहेगा भैया आपने इनकार कर दिया था ना सर, जब इनकार कर दिया तो मेरी ऑफर खत्म हो गई थी। ये पीछा पड़ गया है ना टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, यानी कि मैनर ऑफ ऑफर, मैनर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, कि जब एक दफा ऑफर रिजेक्ट हो जाए
या टर्मिनेट हो जाए, वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगी। वही बात है मेरे बच्चे। सर अगर ऑफरर तक किसी दूसरे मोड से रिसीव करने का कोई सोर्स, ये तो वही बात है। अच्छा, ऐसे अगला सवाल, सर रिस्पॉन्स कर सकती है? अच्छा, रिस्पॉन्स करती है बिली? वो कहता है कि एंजल बोलेंगे तो सर तो वो रिस्पॉन्स करेगी। चलें आज से दोबारा शुरू करते हैं मिशन। चलें, बेशर्म। ले बेटा, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इट इफ इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। और रिजेक्शन में हमने डिस्कस किया कि खुद हम इनकार कर रहे होते। और नेक्स्ट क्या है? एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट हैज बीन टर्मिनेटेड अर्लियर। और टर्मिनेटेड कैसे होती है बोला? कानूनी तौर, कानूनी तौर पे टर्मिनेट हो चुकी है। जैसे मेरे बच्चे एक, वो सारी बातें फिर ले आओ, ये वही टर्मिनेशन से, ये दोनों पॉइंट है मैनर ऑफ टर्मिनेशन से। वहां पे था ना कि जो एक्सेप्टेंस है, चलो मान लो वो रीजनेबल टाइम के अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर टाइम एक होता है ना, ऑफर कब रिवोक हो जाती है बोला? अगर तो टाइम हो तो टाइम के बाद, टाइम जब गुजर जाए। और अगर टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर रिवोक हो जाती है। जब रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर रिवोक हो जाती है, वो कानून कह रहा है। और एक टाइम गुजर गया तो उसके बाद ऑफर रिवोक होगी। जैसे मैंने वहां पे आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक खातून ने किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जनवरी में उसने अप्लाई किया शेयर्स के लिए। और वो उसके लिए उसकी तरफ से ऑफर थी कि मुझे शेयर दे दो इस कंपनी के। और कंपनी ने जाके सितंबर में उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो वहां पे मेरे बच्चे, उसने कहा कि मुझे तो, मैं तो नहीं अभी ये शेयर्स लूंगा। उन्होंने कहा कि हमने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब तो लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर कानून बीच में आ गया। कानून कहता है कि वो ऑफर जो पहले टर्मिनेट हो चुकी हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रीजनेबल टाइम गुजर चुका था ऑफर को एक्सेप्ट करने में। जब ऑफर आपने रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं की, वो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी थी कानूनी तौर पे। अब आपकी तरफ से ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। चलो ये तो जरा थोड़ा सा औखा था, बाकी भी इतने सारे आपने पढ़े थे कि अगर ऑफर की हो और उस बंदे की डेथ हो गई हो एक्सेप्टेंस से पहले पहले, और उसके नॉलेज में आ गई हो, तो ऑफर क्या कर जाती है? टर्मिनेट। या वो पागल हो गया तो ऑफर टर्मिनेट। जब ऑफर टर्मिनेट हो जाए उसके बाद दोबारा उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। याद रखो। दो बेटा, एक और तरीकाकार भी होता है एक्सेप्टेंस का। ये जब मैं पढ़ा देता हूँ लाजमी तौर पे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इसका बताएं, इसका मतलब क्या है। तो अभी गौर से सुन लो, जब पूछेंगे फिर बताऊंगा, जाहिर बात है मेरी जिम्मेदारी, आपने मुझे पैसे दिए हों वो तो मैंने बताना ही बताना। नहीं बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि देखें सर के पास ना पढ़ना, सर जवाब ही नहीं देते। ऐसे ही है ना। और I2B के अंदर मोस्टली मैं जवाब नहीं देता, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे जवाब देना होता। I2B का क्या है, वो जवाब दूं या ना दूं वो फिर भी पास हो जाए। यहाँ पे जवाब देना जरूरी है, क्योंकि I2B की जिसकी समझ नहीं ना आती थी, मुझे पता है इसको जवाब दे के भी समझ नहीं आ रही है ना। सौखा पेपर है, तेरे तेरे नहीं ना समझ आ रही है तो तेरा लई आप इस करके मैं उन बच्चे को नहीं लाता, वो बेचारा डिमोटिवेट होगा। तो ये नहीं कि हमेशा ही वो जो कीड़ा बन जाता है, एक होता है ना कुछ बच्चे कीड़े भी होते हैं, उन कीड़ों की बात कर। अच्छा, मैं उनको कहता हूँ बेटा ये तेरे पास रिकॉर्डर लेक्चर है ना, तो रिकॉर्डर से शुरू, नहीं सर वो टाइम लगेगा वहां। वो नहीं होंगे इनके टीचर, बिल्कुल विली चीज है कोई, तेरा टाइम लग रहा है लेक्चर सुनने लगे हैं, तो थोड़ी सी रेलिवेंट चीज सुन ला। नहीं सर वहां पे मेरा टाइम गया होगा, आप बताएं। फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं कहूँगा फिर मैंने भी नहीं बताया। इतना की गुस्सा होता है बेटा टीचर का, फिर मैंने भी नहीं बताया। इससे ज्यादा गुस्सा किया तो कॉलेज तबाह कर देंगे ये बच्चे। चले खैर वापस आओ, इतने भी आप बदमाश लोग नहीं हो। टाइम हो गया, अभी 3 मिनट पड़े हुए। ले बेटा वापस आओ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, चलें इधर से शुरू करें। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, मुझसे ये बाइक 1 लाख रुपए की खरीद लो। अगर ये बाइक आप खरीदना चाहते हैं इस मंडे को, जो भी तारीख आ रही हो, सुबह 10 बजे तक हाफ अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अगर तुम मेरी ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस मंडे को हाफ अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये ऑफर कर दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ये ऑफर आ गई। अच्छा, मिस्टर बी ने उसको कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, मंडे को हाफ अमाउंट 10 बजे तक उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो ये एक्सेप्टेंस क्या होगी, बिल्कुल वैलिड होगी। अभी आपने ये नहीं कहना सर यहाँ पे तो उसने कोई हाँ ना में जवाब तो दिया ही नहीं। बाय कंडक्ट, बिल्कुल ये बाय कंडक्ट है। लेकिन इसी का नाम जो बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस दे रहा है, इसका नाम उसने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस आर रिसीविंग कंसीडरेशन। कि अगर आपने बीच में एक्सेप्टेंस के अंदर कोई वो रखी हो, कंडीशन रखी हो, और अगली पार्टी आपकी एक्सेप्टेंस वाली वो कंडीशन पूरी कर दे, तो एक्सेप्टेंस हो जाती है। याद रखोगे। तो इसने कंडीशन रखी थी कि 10 बजे तक इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करवा दें।
तो वो 10 बजे तक उसने उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में जमा करवा दी, तो समझ लो उसकी तरफ से क्या है, एक्सेप्टेंस, चाहे उसने आपको हाँ ना में कोई जवाब नहीं दिया। याद रखोगे, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल, यानी कि जब आप ऑफर करें उसमें कोई कंडीशन रख दें, ये काम कर दें, तो अगर वो बंदा अगला बंदा वो कंडीशन परफॉर्म कर दे तो उसकी तरफ से क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है। आर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस सादी सी बात होती है, जितने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या उसमें दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, यानी कि दोनों पार्टीज की तरफ से सिर्फ वादा है। जो फ्यूचर के हमने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज ने सिर्फ वादे किए होते हैं, वो जो वादा होता है ना एक दूसरे के लिए, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आपने कहा कि सर ये लैपटॉप मुझे भेज दो, मैंने कहा कि जैसे क्लास खत्म होगी, यानी कि ये सिलेबस खत्म होगा, ये लैपटॉप मैं आपको भेज दूंगा। आपने कहा कि सर उस वक्त फिर मैं आपको पे कर दूंगा। अब मेरे बच्चे ये हम हमारी एक दूसरे के लिए क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होती है, वादे के बदले वादे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, सादी बात। वादे के बदले वादे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। और वादे के बदले वादे कब होते हैं, मतलब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पे मेरी तरफ से वादा कि मैं ये लैपटॉप दे दूंगा, आपकी तरफ से वादा कि हम उस वक्त पे कर देंगे, ये एक दूसरे के लिए क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो पढ़ेंगे आगे जाके, वो बताएगा भी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के हम रूल्स भी पढ़ेंगे, ये परफॉर्म कैसे होती है चैप्टर 7 के अंदर जाके। लेकिन फिलहाल जस्ट लफ्ज आया यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती क्या वाला, वादे के बदले वादा, यानी कि जहां पे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि आगे जाके आपने कुछ दिनों के बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है दोनों पार्टी से, समझ लो वहां पे क्या पड़ी हुई है दोनों के लिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्या रखोगे, मुश्किल तो नहीं। या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ, जैसे उसने कहा था ना कि इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा करवा देना, उसने ऑफर के अंदर 50,000 रखा था ना कि 50,000 मेरे अकाउंट में जमा करवा देना, वो 50,000 उसने जमा करवा दिया। अब वो मेरे बच्चे कंसिडरेशन जो उसने बोली थी ऑफर के अंदर वो उसने पे कर दिया उसको, तो समझ लो ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस। याद रखो, इस तरह भी एक्सेप्टेंस हो सकती है कि अगली पार्टी आपकी ऑफर में रखी हुई कंडीशन पूरी कर दे, या ऑफर में आपने कोई कंसिडरेशन का कहा था कि इतनी पे कर दो, उसने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया लेकिन कंसिडरेशन उतनी पे कर दो, इट्स ओके। जैसे मैंने आपको बोला था कि अपनी बाइक मुझे भेज दो, अगर आप बाइक बेचना चाहते हैं तो आज उसकी चाबी बाइक यहीं पे छोड़ जाना और चाबी फ्रंट ऑफिस में अली को दे जाना। आपने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन इस यहाँ पे मेरे लिए कंसिडरेशन क्या थी, वो बाइक। आप जाते हुए बाइक यहीं पे छोड़ गए और उसकी चाबी अली साहब को देंगे। आपने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन ये मेरे बच्चे क्या है, आपकी तरफ से आपने वो कंडीशन परफॉर्म कर दी जो मैंने आपको बोला था, ये मेरे लिए क्या है, एक्सेप्टेंस। याद रखोगे, छोटी छोटी बातें हैं बस हैं। ये यहीं तक थी, आगे तो कुछ और है। और कल हम पुरानी बातें जो अभी हम छोड़ गए हैं वो दोबारा पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ये वाली खातों वाली। और कल ये कंप्लीट हो जाएगा, और कल पास पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के पास पेपर भी, इसलिए मेरे बच्चे कल इंपॉर्टेंट है, छुट्टी नहीं करनी है आप लोगों ने। कल इसके पास पेपर भी, और इसका मतलब हम टेस्ट फिर परसों ही रख लेते हैं, मंडे नहीं ना ना ना, मंडे को और होगा। तो इसके 5 से 6 टेस्ट हैं चैप्टर नंबर 1 के, छोटे छोटे, क्योंकि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना। परसों टेस्ट होगा बेटा। कोई सवाल हो तो कर लो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, तो जाओ फिर।